हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन करने वाले हैं, जिससे कि हर साल एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और वो लेसन है आपका लैंग्वेज टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, मतलब कि आप एक ऐसे क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट हैं और वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जस्ट सपोज कि आप किसी ऐसे फ्रेंड ग्रुप में हैं जहाँ पे आपके जो कुछ दोस्त हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ लोग की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज, जैसे कुछ बिहारी हैं, कुछ अवधी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश ही बोलते हैं, कुछ खड़ी भाषा हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो जाता है कि उनसे जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, मान लीजिए आप हिंदी ही बात कर रहे हो, तो जो हिंदी वाला बंदा है वो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड महसूस करेगा, पर बाकी जो सारे हैं वो उतना आपसे रिलेट महसूस नहीं करेंगे और अपनी बातों को उतने अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे जो है देखने वाली डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे डाइवर्सिटी लैंग्वेज की बात की जा रही है। क्योंकि इंडिया इज ए डाइवर्स इन लैंग्वेज, मतलब इंडिया में भांति भांति की लैंग्वेज यूज की जाती है, भांति भांति की भाषाएं यूज की जाती हैं। इसलिए एक टीचर में ये गुण होना चाहिए कि वो बच्चों को इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ा सके। और इसलिए जो है NCF 2005 के हिसाब से इंग्लिश को डाला गया है, ना कि केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में। मतलब कि इंग्लिश को टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूलों में कि तुमको पेपर पास करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, नहीं। इंग्लिश को NCF ने इसलिए डाला है क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और आपका जो दोस्त है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज जानता हो पर वो इंग्लिश ज़रूर जानता होता है, मतलब नहीं जानता वो अलग चीज़ है, पर इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर दूसरा इंसान जानता है। और इंग्लिश इज ए कम्युनिकेशन वे जिससे आप किसी भी फॉरेनर से भी बात कर सकते हो, किसी आप बगल वाले से जो तेलुगु बात करता है, राजस्थानी बात करता है, कुछ ब्रज की बात करते हैं, मतलब कोई भी कहीं का भी बोलने वाला हो, पर अगर वो इंग्लिश में बात करता है तो आपका उससे बात करना बहुत आसान हो जाता है। तो करिकुलम के हिसाब से जो है इंग्लिश इसीलिए डाला गया है कि उसको केवल एग्जाम ओरिएंटेड ना रखा जाए कि बच्चे तुम 15 में 10 नंबर लाओ तुम पास हो जाओगे, वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे उसको इंग्लिश को इस तरह से सिखाना है जिससे कि इंग्लिश उसके सेकेंड लैंग्वेज की तरह डेवलप हो जाए, जैसे कि वो अपनी मदर टंग को जानता है, धीरे धीरे इंग्लिश को भी जान जाए, जिससे कि उसकी आगे जो फ्यूचर होने वाली है उसमें उसकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर बन जाए। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि टीचर जो है डाइवर्स क्लासरूम में उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उससे वो कैसे ओवरकम कर पाता है, कैसे निपट पाता है, कैसे अपने क्लास को बहुत बेस्ट क्लास बना पाता है। ठीक है, तो एज यू नो कि इंग्लिश आपका ग्लोबल लैंग्वेज होता है, मल्टीलिंगुअल कंट्री में होता है। जैसे कि हमारी इंडिया में अगर आप देखोगे तो कम से कम बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें से कि आपको अभी आप यूपी में ही देख लो, यूपी है अपना, पंजाब है, वहाँ की अलग लैंग्वेज है, फिर पहाड़ों में अलग लैंग्वेज होती है, फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में अलग लैंग्वेज होती है, साउथ में अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना जो सब जाने, तो इसलिए इंग्लिश यहाँ पर भी हो जाएगी। और इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आप फॉरेन कंट्री में बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक, तो आपका जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो गोल होता है कि सेकेंड लैंग्वेज सिखाना है बच्चों को, वो इंग्लिश को सिखाने से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि टीचर फेस करते हैं जब उनको पढ़ाना होता है। पहला तो क्या होता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। इसमें क्या होता है कि जब एक क्लास में, जैसे कि बताया गया है कि आपके जो क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए अगर एक टीचर है वहाँ पे, जैसे एक रेशियो है उसके हिसाब से बताया गया है, एक टीचर है तो 30 बच्चे होने चाहिए ताकि वो सबके ऊपर बराबर ध्यान दे पाए। पर अगर क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो उतने अच्छे से जो पर्टिकुलरली सारे बच्चों को ट्रीट नहीं कर पाता है टीचर, और उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे, तो वो कहाँ से एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम भी एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने बाला पढ़ा था, ठीक है, बिल्डिंग एज, लर्निंग एज, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। अगर इस टाइप की चीज़ें नहीं हैं तो बच्चे अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में भी स्कूल भी उनका इस तरह से होना चाहिए ताकि वो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो स्कूल का इन्वायरमेंट जो है इस टाइप का होना चाहिए ताकि बच्चे जो है
चीज़ें सीखने के लिए अपने अंदर से मोटिवेटेड और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरेस्टेड फील करें। ठीक है। और एक क्या है, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब कि अगर टीचर के पास टीएलएम्स नहीं है या फिर कोई भी चीज़ जो कि वो स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकता है, वो नहीं है, तो उसकी पढ़ाई, उसके पढ़ाने का जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाता है और वो बच्चों को उस वे में जैसा वो चाहता है वो नहीं बना पाता है। ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बच्चों के लिए, अगर वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे उनको कभी बोला नहीं, कभी सुना नहीं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको प्रोनाउंसिएट करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। और क्या है, फॉल्टी रीडिंग हैबिट, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश में, क्योंकि अभी हम खुद में भी देखेंगे तो हमें भी कई चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं बचपन से जो कि सही नहीं है। हम बाद में बड़े होकर समझ पाते हैं अच्छा ये चीज़ होती है। मैं खुद की बात बताती हूँ, आप जब PQRSTU भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एस जो होता है उसको हम यस बोलते थे शुरू में, ये एस को हम लोग यस बोलते थे। मतलब इस टाइप की प्रोनाउंसिएशन जब हम बचपन से ही ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब उनके अंदर गलत रीडिंग हैबिट ही अगर डाल दी जाएगी बच्चों के अंदर, तो वो क्या ही सही पढ़ेंगे। इसलिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसको खुद को भी सही चीज़ आनी चाहिए ताकि वो बच्चों में भी सही चीज़ें डेवलप कर पाए। इसलिए गलत रीडिंग हैबिट नहीं होनी चाहिए। और ये टीचर कैसे फेस करता है, क्योंकि बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनकी मदर टंग कुछ और रहती है, उनकी ज़बान को तोड़ना, फिर उसके बाद से उनके अंदर वो वर्ड को डेवलप करना, सारी चीज़ें डेवलप करना, उनके अंदर जो है अल्फ़ाबेट को, ये चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियरली स्पोकन वाली चीज़ें लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ठीक है। तो अभी हम देखें, अगर कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश की वोकैबुलरी जो होती है वो बहुत गलत हो जाती है बच्चों के अंदर। प्रोनाउंसिएशन है वो तो अलग चीज़ है, स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर अगर गलत वे में उनको सिखा दिया गया तो वो गलत वे में ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक बार उनको आदत लग जाती है तो फिर चेंज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और जो ये मैं तब से बता रही हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई, इंग्लिश को अगर बच्चों में पढ़ाया जा रहा है, आज भी पढ़ाया जाता है, तो वो केवल इस वे में कि हाँ बच्चे एग्ज़ाम पास कर ले, अपना इंग्लिश का जो भी उनका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, इस वे में नहीं कि वो आगे उनके फ्यूचर में कितना काम आने वाला है। उनका कंटेंट ही बिल्कुल अलग हो जाता है उसमें, कि तुम्हारे लेसन में अगर ये पोएम है, तुमको बस पोएम रटना है और उसके बाद से तुम्हारी पढ़ाई हो गई। नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनके फ्यूचर में अगर वो किसी से बात कर रहे हैं जो इंग्लिश जानता है तो वो एक बेहतर कम्युनिकेट कर पाए उनके साथ इंग्लिश में। ठीक है। और लर्नर्स की एबिलिटी यहाँ पे, लर्नर्स की एबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर उनका जो आईक्यू होता है वो थोड़ा सामान्य बच्चों से कम होता है, वो धीरे चीज़ों को पकड़ पाते हैं, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे पढ़ते बहुत अजीब तरीके से, मतलब उनका या तो धीरे पढ़ेंगे या तो तेज़ पढ़ेंगे या तो अपने मन ही मन पढ़ेंगे, टीचर को सुनाई ही नहीं देगा। इस टाइप की जो लर्नर की कैसी एबिलिटी है, तो इंग्लिश का बहुत अच्छा डेवलपमेंट बच्चों में हो रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लर्नर के ऊपर। लर्नर कैसा है, सीखने वाला कैसा है। अगर वो चीज़ों को सही तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, सही तरह से जैसा टीचर पढ़ा रहा है वैसे ही वो पढ़ रहा है, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। पर उसके अंदर कोई एबिलिटी, अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसेबिलिटी है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसके बाद सॉल्व करते हुए उसको पढ़ाए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी होती है टीचर को पढ़ाते वक्त। बट अब हम देखते हैं कि क्या क्या सजेशंस हैं कि अगर वो डाइवर्स क्लासरूम में है। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके जो क्लास में कई तरह के बच्चे हैं। कोई एक होगा जो बहुत फास्ट पढ़ता होगा, कोई एक होगा जिसको बहुत धीमे समझ में आता होगा, कोई एक होगा जिसको लिखने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, किसी को समझने में प्रॉब्लम, मतलब किसी ना किसी तरह से की प्रॉब्लम है। कोई नॉर्मल भी होगा, किसी की लैंग्वेज ही अलग होगी। मतलब आप डाइवर्स क्लासरूम में हो, पर आपको सबको लेके चलना है। इसी को तो बोला गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब समवर्ती शिक्षा आपको लेके चलनी है, आपको सबको पढ़ाते हुए चलना है। ठीक है। तो टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि टीचर जो है डाइवर्स क्लासरूम में भी बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए। तो टीचर को जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए। ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे टीचिंग मेथड पढ़े थे। ठीक है। हिंदी पेडागॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे अज्ञात से ज्ञात, फिर मूर्त से अमूर्त, ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ी थी। तो हमें टीचर को जो है ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस सिचुएशन में है और सिचुएशन के हिसाब से हमें टीचिंग मेथड का
प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब टीचर क्लास में जा रहे हैं तो वो पहले से ही अपने पास एक लेसन प्लान तैयार रखें कि मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊँगा, और उन्हें अपने क्लास के बच्चों का मालूम होना चाहिए कि बच्चे किस लेवल के हैं, उनमें बुद्धिमत्ता की क्या स्तर है, उनका इंटेलिजेंस क्या है। ये सारी चीज़ें पता होंगी तो वो प्रत्येक बच्चों के हिसाब से चीज़ों को करके लाएंगे, क्योंकि उनको सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। तीसरी चीज़ है लर्निंग स्टाइल। उनका लर्निंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे जो है फन करते हुए सीख सकें। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग और उबाऊ हो जाए जिससे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दें, क्योंकि हमें बच्चों को फन कराते हुए पढ़ाना है ताकि उनका दिमाग जो है एक जगह कंसंट्रेट रहे और फोकस्ड रह के वो पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है। फिर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोशियो साइकोलॉजिकल, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो है हमें सोशियो साइकोलॉजिकल चीज़ों का यूज करना है, मतलब कि उनके समाज का भी ध्यान रखना है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस बैकग्राउंड में वो कैसे जीते रहते होंगे, या फिर उनका पढ़ाई का क्या लेवल रहा होगा, क्योंकि हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, वहाँ पे बच्चे कहाँ से आते हैं, किस तबके से आते हैं, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा ताकि हमें उनका भी डेवलप करना है, उनकी डेवलपमेंट का भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि कहीं जो है क्या होता है कभी कभी क्लास में कुछ बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से कम आईक्यू वाले होते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम स्मार्ट बच्चों को ही आगे लेते जाएं और कम आईक्यू वाले बच्चे पीछे रह जाएं। नहीं, हमें सबको साथ में लेके चलना है, और ये हम कब कर पाएंगे, जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोसाइटी का पता लगाते हैं कि आप किस सोसाइटी में रहते हो, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, तभी हम उनके हिसाब से चीज़ों को कर पाते हैं। अप्रिसिएट करने का सीधा सा मतलब है कि बच्चा अगर कुछ गलत भी बोल रहा है, ठीक है, आप बच्चे से कुछ बात कर रहे हो, बच्चा सही से नहीं प्रोनाउंसिएट कर पा रहा है, या फिर कुछ भी सीख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो आप उसको डांटने की बजाय जो है प्यार से बात करोगे, उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी वो बताओगे, या फिर अगर वो गलत बता रहा है तो उसके लिए उसको प्यार से समझा सकते हैं। आप अप्रिसिएट कर रहे हो कि कम से कम तुमने बोला तो सही, उसको आप प्रेज कर सकते हो। जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको आप कुछ ऐसे रिइंफोर्स कर सकते हो, उसको कुछ इनाम वगैरह दे सकते हो, ताकि कुछ एक्टिविटी करा सकते हो। ये सारी चीज़ें करके हम ऐसे क्लास को जो है हैंडल कर सकते हैं, ऐसे क्लास में पढ़ा सकते हैं। अब हमने चीज़ें तो देख ली कि मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने यहाँ पे जो पॉइंट देखा था लर्नर्स एबिलिटी, तो क्या लर्नर्स की एबिलिटी होती है कि कभी कभी उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी भी होती है कि जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब हम जानते हैं वो डिसेबिलिटी क्या है। तो देखिए डिसलैक्सिया जो होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत असक्षम महसूस करता है। ठीक है, उसकी पढ़ने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी डिसलैक्सिया के अंतर्गत आती है। या पढ़ने में कैसी प्रॉब्लम हो सकता है जब वो पढ़ता हो तो साउंड वगैरह जो उसकी बोलने की गति है या तो धीमी हो या तो तेज हो, या हो सकता है वो जो भी शब्द पढ़ रहा है उसको साफ साफ उच्चारित नहीं कर रहा है, साफ साफ प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा है। हो सकता है जो चीज़ वो पढ़ रहा है उसका वो अर्थ ही नहीं जानता है। मतलब पढ़ने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी डिसलैक्सिया के अंतर्गत आ जाती है। डिसकैलकुलिया, ये बहुत ईजी है जानना। देखिए कैलकुलस क्या होता है, मैथ में आता है ना, तो डिसकैलकुलिया जो है ये मैथ से संबंधित प्रॉब्लम है। जिस भी बच्चे के अंदर मैथ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम, या तो वो मैथ के सवाल नहीं सॉल्व कर पाता है, या फिर मैथ को लेके उसका एक डर है जो जनरली समय होता है कि मैथ बहुत हार्ड एंड फास्ट है, ये सारी चीज़, या फिर मेंटल इसकी ऐसी एबिलिटी है कि वो मैथ को लेके थोड़ा सा हिचक महसूस करता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम, तो जितनी भी बच्चे के अंदर डिसऑर्डर्स मैथ को लेकर के है वो सारी की सारी डिसकैलकुलिया में आती है। नाउ डिसग्राफिया मतलब ग्राफ क्या होता है, लिखने जैसा होता है, कुछ ग्राफ बनाते हैं हम, ये थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ मैं। तो डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आपके डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। अब वो चाहे बच्चे का पेन पकड़ना हो, या फिर बच्चे का स्पेलिंग एरर करना हो, या फिर कोई शब्द छोड़ देना हो, या फिर उसको गलत तरीके से लिखना हो, बेकार हैंडराइटिंग हो। बेकार हैंडराइटिंग से मेरा क्या मतलब है, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग से भी क्या मतलब होता है कि जो सामने वाले को समझ में आ जा रही है तो वो सही हैंडराइटिंग है। ऐसा सुंदर जैसा कुछ नहीं होता है, ये समझ में आने की चीज़ है, सामने वाले को समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। ठीक है। नाउ डिस्प्रैक्सिया जो होती है क्या चीज़ होती है, ये आपके मोटोर स्किल से संबंधित होती है, बच्चे के मोटोर स्किल से संबंधित होती है। मतलब बच्चे की मांसपेशियां किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, बच्चा पेन को कैसे पकड़ पा रहा है, बच्चे के अंदर अपनी आँखों को अपनी हाथों के साथ बैलेंस करने का क्या भाव है,
बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसकी आंखें जो है अपने हाथ में पकड़ी किताबों पे कंसंट्रेट हो पा रही हैं कि नहीं, मतलब उसकी फिजिकल चीज़ों से जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं उसके पढ़ाई को लेकर के, वो जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो उसके डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें ये भी होता है कि बच्चा बहुत जल्दी ऊब जाता है पढ़ते पढ़ते, या फिर वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, मतलब उसके ब्रेन से भी संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम, फिजिकल बोल रही हूँ मैं, लिखने पढ़ने, पेन पकड़ने या फिर बोलने हिचकिचाहट, या फिर उसके ब्रेन का बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें डिस्प्रैक्सिया में आएंगी, जो भी उसकी फिजिकल की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है। नाउ एफीजिया या फिर डिफेजिया, ये आपकी जो होती हैं ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बोलना, यानी कि बच्चा जब किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका फिजिकल पूरा वर्क कर रहा होता है, आपका माइंड भी काम कर रहा होता है, आपकी टंग्स काम कर रही होती हैं, आपकी पूरी चीज़ें, आपका पूरा फिजिकल अपीयरेंस उसमें दिख रहा होता है। तो क्या बच्चा झिझक तो नहीं रहा है, क्या वो सही से अपनी बातें रख पा रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा असेम तो महसूस नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें एफीजिया के अंतर्गत आ जाती हैं। उसकी स्पोकन लैंग्वेज को मतलब प्रोड्यूस करना, उसकी जो स्पीक करने वाली कौशल है, स्पीकिंग कौशल को हमें इम्प्रूव करना होता है इसके अंतर्गत। उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर स्पीकिंग से संबंधित प्रॉब्लम जो है डिस्फेजिया के अंतर्गत रहती हैं। ठीक। अब है हमारा ऑडिटरी प्रोसीडिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसीडिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं? देखिए, ऑडिटरी से आपको सीधा सा मतलब है ध्वनि, साउंड। अब ध्वनि क्या होता है? बोलने में होगा उसको, ठीक है, बोलने में या फिर सुनने में। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत स्लो बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, उनकी साफ प्रोनाउंसिएशन नहीं रहेगी। तो गलत स्पीड जो होती है, ठीक है, और उन वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप जो उनको पढ़ाना चाहते हैं या फिर वो जो आपको बताना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चा समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब साउंड से रिलेटेड हैं, ध्वनि से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉब्लम है वो सब के सब ऑडिटरी प्रोसीडिंग डिसऑर्डर में आ जाती हैं, एबीडी के अंतर्गत। ठीक है। विजुअल प्रोसीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ये देखने से संबंधित हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कभी बच्चे को आपने कोई बुक पढ़ने को दिया, वो पढ़ते पढ़ते एक लाइन ही मिस कर दे रहा है, पढ़ते पढ़ते एक शब्द मिस कर दे रहा है, पढ़ते पढ़ते अक्षर मिस कर दे रहा है। ठीक है, या कभी कभी तिरछी लाइन पढ़ दे रहा है। ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित मतलब देख के करने वाली चीज़ों से संबंधित जो भी इसकी प्रॉब्लम है वो वीपीडी के अंतर्गत आ जाएंगी। नाउ व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म, 1 मिनट। ऑटिज्म के अंतर्गत बच्चे में क्या होता है? ऑटिज्म के अंतर्गत बच्चे में क्या होता है, हर तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसकी कम्युनिकेशन से संबंधित दिक्कत हो सकती है, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आई कांटेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा हिचक महसूस करेगा जब वो दोस्तों से या फिर अपने पीयर ग्रुप से बात करेगा, या फिर अपने किसी भी साथी से बात करता है, अपने माता पिता से बात करता है, तो बहुत झिझक महसूस करता है। उसके अंदर ऑटिज्म में यही आती है, हर तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप चाहे उसकी पर्सनालिटी की बात करो, चाहे उसके कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उसके बोलने, उसके जो लैंग्वेज स्किल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, वो सब ऑटिज्म के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। नाउ एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। ठीक है, और हाइपर मतलब होता है कि एक सामान्य गति से ज़्यादा, ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एक टाइम तक रुकते ही नहीं हैं, बहुत चंचल टाइप के होते हैं, उनका ध्यान नहीं जल्दी एक जगह पे रहता है, तो उनके अंदर ध्यान लगाने की कमी रहती है, और हद से ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, मतलब जितना उनको होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को जिसके अंदर मिलती है उसको हम बोलते हैं एडीएचडी प्रॉब्लम। मतलब बच्चा बहुत चंचल टाइप का होता है, अपने आप को एक जगह रोक नहीं पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, सीधा सा मतलब। ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्या है। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, क्वेश्चन है कि अदिति अ विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4th डजंट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल। ठीक है, अदिति कोई लड़की है जिसके पास ब्रेल में कोई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज होती है। तो हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक?
अब आप टीचर हैं, आप कोई टीचर है जो कि क्लास में इंग्लिश पढ़ा रही है, तो वो कैसे उस बच्चे के साथ ट्रीट करेगी। सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या उसे उस बच्चे को जो है उस बुक की ऑडियो सीडी दे देनी चाहिए, या इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिंगल चाइल्ड सी में यूज हर एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग, मतलब उसे उस सिंगल लड़की के ऊपर ध्यान देने की बजाय सारे क्लास पे ही ध्यान देना चाहिए। या फिर सी में आस्क हर पेरेंट टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, या फिर उसे बोलना चाहिए कि उसके माता पिता से कि आप आके अपने बच्चे को देखिए। या फिर सी में आस्क द प्रिंसिपल टू अरेंज अ स्पेशल टीचर फॉर हर, या फिर उसे अपने प्रिंसिपल से बोलना चाहिए कि देखिए भाई इनके लिए कोई अलग ही टीचर अपॉइंट कर दीजिए। तो इसमें से उस टीचर को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी टीचर को क्लास में हर तरह के बच्चे पे पूरा ध्यान देना है, चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर से संबंधित हो। तो टीचर को जो है उस क्लास में जो बुक पढ़ाई जा रही है उसकी सीडी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ताकि वो भी साथ ही साथ पढ़ सके और भी बच्चों के साथ। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व द लर्नर इन अ ग्रुप वर्क। ओके, कोई ग्रुप है जो कि पोएम पढ़ रहा है, वन ग्रुप राइट द समरी ऑफ द पोएम, और एक ग्रुप है जो क्लास का जो कि उस पोएम की समरी लिख रहा है, ठीक है। अनदर ग्रुप ड्रॉ अ पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम, और एक दूसरा जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड जो थीम से रिलेटेड जो है पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। येट अनदर सेट द पोएम टू म्यूजिक, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, उसके लिए कोई म्यूजिक सेट कर रहा है। ओके, तो ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है ये क्या शो कर रही है, इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है। केटर टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ये बच्चों के अंदर रचनात्मक गुण को, जो उनकी डाइवर्स एबिलिटी और उनकी जो रुचि है उसको क्रिएट करने का काम कर रही है। इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर असेसमेंट, क्या इसका एम है कि बच्चों को उनका निरीक्षण करने के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। या फिर विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर फ्रॉम द लेसन, या फिर बच्चों को सीखने से ये भटका रहा है, ये कर क्या रहा है, ये पूरी ग्रुप एक्टिविटी क्या कर रही है। तो देखिए ये जो ग्रुप एक्टिविटी है ये आपकी क्या कर रही है, ये सारे के सारे डाइवर्स एबिलिटी और सारे के सारे जो बच्चों के इंटरेस्ट है उनको एक तरह से एक्सपोज कर रही है, उनके अंदर जो गुण है उसको एक तरह से बाहर ला रही है, और क्लास के डाइवर्सिटी को जो है एक इंटीग्रेटेड वे में डेवलप की ओर ले जा रही है। जो टीचर है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को ग्रुप वर्क दिया है, ताकि जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है वो अपना इंटरेस्ट भी बना रहेगा उसका, वो कुछ ना कुछ सीखेगा भी और वो अपना काम भी कर लेगा। तो इस हिसाब से ये सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जीवन की बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में इंग्लिश को यूज करने में, जैसे मान लीजिए अचानक से आपसे कोई दूसरी भाषा बोलने वाला इंसान मिल जाता है पर वो इंग्लिश जानता है तो आपके लिए बड़े फायदे का काम हो जाएगा। दूसरा है ऑप्शन की स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, क्या सिर्फ ब्रिटिश लैंग्वेज में ब्रिटिश तरीके से बात करने की इंग्लिश आप सीख रहे हैं। स्कोरिंग गुड मार्क इन एग्जाम में अच्छे मार्क ऑब्टेन करने के लिए आप सीख रहे हैं, या नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, या फिर आप इंग्लिश की ग्रामर व्याकरण सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपका मेन मोटो क्या है बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने का। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि बच्चों का इंग्लिश पढ़ाने का मेन मोटो है कि वो जीवन के हर जितने भी सिचुएशन में इंग्लिश का यूज होगा वहाँ पे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी बातों को रख पाएँ, इसलिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है उनको, और यही मेन मोटो है। ठीक है। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding ability in term of dyslexia। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि डिसलेक्सिया आपकी ओरल लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम है, या फिर साइन लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम है, डायलेक्ट के लिए प्रॉब्लम है, या फिर रीडिंग। तो डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, एज वेल एज हमने अभी ऊपर पढ़ा था डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीज़ें। तो रीडिंग से संबंधित आपकी डिसलेक्सिया है, ये आप रट जाइएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। Enriching the curriculum for learner who are gifted and talented। तो बच्चे के अंदर जो पहले से ही गिफ्टेड है, टैलेंटेड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर गॉड गिफ्टेड वो होते हैं और बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर कोई टैलेंट उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो किस तरह से उनके लिए करिकुलम सेट करना चाहिए, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए उनको,
गिव देम लीडरशिप रोल इन द एक्टिविटीज, क्या उनको लीडरशिप वाली रोल दे देनी चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिविटी, उनका जो बुद्धिमत्ता का लेवल है उससे ज़्यादा बढ़ के और भी जटिलता वाले प्रश्न उनको देने चाहिए, जिससे वो और भी अपने दिमाग का यूज कर सके और क्रिएटिव बन सके। क्या ये करना चाहिए। या फिर प्रमोट देम टू हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज टू अ मोर डिफिकल्ट सिलेबस, या फिर उनको बहुत डिफिकल्ट सिलेबस की तरफ उनको नेक्स्ट क्लास में डलवा देना चाहिए, या फिर इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर उनको एक विदेशी भाषा से परिचित कराना चाहिए, उनको ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपके क्लास में कोई बहुत ही तेज तर्रार बच्चा है तो आपको उसी क्लास का जो सबसे टफ क्वेश्चन है या फिर जिसमें वो बच्चा अपना दिमाग लगा सकता है, जिसको वो सॉल्व कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ उसके लिए लगानी चाहिए, उसको बतानी चाहिए, उसको वो ऐसा टास्क देना चाहिए ताकि वो और बेहतर अपने आप को यूज कर सके। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। वन ऑफ द चैलेंज ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लास, कोई बड़ी कक्षा है उसमें बिहेवियर मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। आपका व्यवहार आपकी व्यवस्था को स्थापित कर रहा है। आपका बिहेवियरल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। टीचर लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। स्टूडेंट रेडनेस टू यूज द स्मार्ट बोर्ड एंड स्टूडेंट लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल, या फिर टीचर प्रेफरेंस टू कंडक्ट ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल वर्क, टीचर जो है ग्रुप वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कंपैरिजन टू इंडिविजुअल वर्क। तो देखिए बिहेवियरल मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वो है टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। यदि टीचर ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा तो बच्चों को कहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज भी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक। ये स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इजाजली, एक जो है आपकी एक ऐसी क्लास है जिसमें एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत है, वो क्या हो सकती है। आप इसको किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। हैज़ एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर, बहुत सारे एक्स्ट्रा टीचर हों ताकि वो जो टीचर रेगुलरली काम करते हैं उनको हेल्प करे। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड लोकेटेड सेपरेटली इंटीग्रेटेड ऑल टाइप ऑफ लर्नर, तो आपका स्पेशल नीड क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो देखिए जहाँ पे स्पेशल वर्ड जुड़ जा रहा है, विशेष मतलब सामान्य से अलग। तो सामान्य से अलग क्या होता है। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें सामान्य बच्चे तो आपको बहुत मिलेंगे, कुछ बच्चे विशेष होते हैं, उन सभी को साथ लेकर चलना, उन सभी को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना। हर तरह के सीखने वाले को अपने क्लास में आपको उतना सम्मान देना है और उतना ही अच्छे से पढ़ाना है। सबके लिए आपको एकदम समान रूप से रहना है, इक्वली रहना है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न, क्या सीखा जाता है और क्या हम पढ़ लेते हैं, ये क्यों होता है। ए टीचर और लर्नर कैन नेवर fully masters any discipline. Student pay attention during informal discussion. A teacher's socio-economic level may differ widely from the student. Student possesses different ability, personality and come from a variety of background. आप बच्चे को कुछ और पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ और सीख ले रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, वो अपने आप की चीज़ें अपने को आपसे फेमिलियर नहीं पा रहा है, अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा है। यानी स्टूडेंट कुछ डिफरेंट एबिलिटी रखता है, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है और वो अलग बैकग्राउंड से आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। और इसीलिए तो आपको डाइवर्स क्लासरूम मिलता है जहाँ पे बहुभाषी बच्चे होते हैं और आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं और साथ ही साथ आप उसमें बहुत सारे ट्रिक एंड मेथड यूज करके बच्चों को सही वे में एजुकेशन देते हैं। तो यस, यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।